हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो 2023 का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे एंड कैसे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या हमें उससे अंदाज़ा लगता है आगे आने वाले पेपर्स के लिए। डिटेल से करेंगे इसको एंड जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको स्किप कर देना चाहिए, सबके बारे में बात करेंगे। ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें आज हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड आगे आने वाले जो दिन होंगे उसमें हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में आगे 50-50 क्वेश्चंस और करेंगे। ये मत सोचिएगा कि जो GS5 की सीरीज थी वो मैम नहीं ला रही हैं, बंद हो गई है। उसको भी मैं कंप्लीट करवाऊंगी, उसके लिए भी वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। ठीक है, तो इस डिस्कशन को देखकर बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो शायद आप इग्नोर कर देते हो या आपको चीज़ें समझ ना आती हो, आप कंफ्यूज हो। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, पॉलिटी अगर आपने पढ़ी है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख चुके हैं या फिर आपने 2023 का पेपर अटेम्प्ट किया था, पेपर देने गए थे, तो आपको पता होगा पॉलिटी में कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं जो हर बार पूछी जाती हैं, जैसे पार्ट्स, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, डायरेक्टली जो रटने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत कर दें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई जो है वो एक मार्क्स की। शुरुआत आप देखेंगे तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आते हैं हमारे, प्रोविजन और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये पार्ट्स दिए हुए हैं, हिंदी वाले बच्चे इधर देख सकते हैं, और साथ में दिए हुए हैं वो किससे संबंधित है, क्या प्रोविजन है। तो पार्ट 8 का संबंध यूनियन टेरिटरीज से है, पार्ट 10 का शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया से, पार्ट 11 जो ट्राइब्यूनल्स का दिया हुआ है ये पार्ट 14A में आता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, और ये अगर हमको रटा है तो ये आसानी से क्वेश्चन हम कर लेंगे। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी पॉलिटी के क्वेश्चन है पहले। अब ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं, तो मोटे मोटे आर्टिकल्स हमें लर्न होने चाहिए। जनरली अगर हम देखें तो 1 से लेकर 51 तक सभी आर्टिकल्स होने चाहिए हमको लर्न। ठीक है, बल्कि 51A तक। ठीक है, उसके बाद बीच बीच में कुछ आर्टिकल्स हमको लर्न होने चाहिए। तो इसमें अगर आप ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखते हैं तो ऑप्शन से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। राइट, कई बार ऑप्शन में फंसा देते हैं, कई बार ऑप्शंस को इतना इजी बनाते हैं कि एक ही से हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पता है फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 में है, सी का 2 होगा, तो ऑप्शंस अगर आप यहाँ पर देखिए तो सी का 2 केवल एक ही में दिया हुआ है, बी वाले में, तो बाकी आपको मार्क करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो इससे हमारा ये इजी सा क्वेश्चन निकल आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स। देखिए, अब अगर हमने पॉलिटी पढ़ी है तो हम इतना रिकॉल, इतना हमको पता है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मिली होगी ना एक बार। जब एक बार मिलेंगे तो आगे चलकर फिर वो ड्राफ्टिंग कमेटी इन्हीं लोगों ने मिलकर बनाई थी, बाद ही में बनी होगी। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट एंड एक्ट हुआ होगा वो भी बाद में हुआ होगा। जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि जो थी वो भी बाद में हुई होगी। तो सबसे पहले तो हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि बी और डी में हमारे ऑप्शंस आ गए। जब बी और डी में आपने देखा तो आपको ये पता चल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया कि दूसरा वाला जो दूसरी जगह पर आएगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन है कि हमारा पहले कौन सा आएगा। तो अगेन पहले हमने 26 नवंबर 1949 को 1949 को एडॉप्ट और एनैक्ट कर लिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और बाद में फाइनली 26 जनवरी 1950 को ये क्या हो गया था, कमेंस हो गया था, लागू हो गया था पूरी तरह से। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन ये पॉलिटी के क्वेश्चंस थोड़े स्ट्रेट हैं तो इनको ऐसे ही देखते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में कहा गया है जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंड करते हैं पार्लियामेंट को टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। यानी किसी भी राज्य की सीमा बदलने की जो सिफारिश है ये राष्ट्रपति जो है ये संसद को देते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के जो विधानमंडल है उसके द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त कर लेते हैं। ये बात कह दी गई। फिर कहा गया राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना जो है वो अनिवार्य नहीं है। अगर मान लीजिए आपने पढ़ रखा है ये सब चीजें, ठीक है, लेकिन अगर आपने मोटी मोटी ऊपर ऊपर पॉलिटी पढ़ रखी है, आपको ज्यादा नहीं पता है डिटेल्स, तब भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का कोई भी प्रपोजल होगा तो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, अक्सर
मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशंस में हम ऐसा ही देखते हैं। तो ये मोटा मोटा अगर हम आइडिया लगा लें तो हम इस बात को इसके साथ फिट कर सकते हैं कि राज्य की सीमा को बदलने के लिए सिफारिश कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी लग रही है। और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य की जो विधानमंडल है उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कुछ टाइम पीरियड अलॉट कर सकती है कि तुम विचार कर लो, और तुम विचार करके जब मुझे वापस करोगे तो जरूरी नहीं है उसको माना जाए। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो थोड़ा सा हम इसमें नहीं भी अगर कंफर्म तरीके से जानते हैं, लेकिन हमने थोड़ी पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं कि हम बिना पढ़े जा रहे हैं, पॉलिटी हमको पता ही नहीं है तो हम अटेम्प्ट करेंगे, वो वाला केस नहीं है। लेकिन ये वाला थोड़ा लॉजिकली सोचने से एक आंसर हमारा निकल आएगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ये लॉजिक वर्क करेगा, कुछ में नहीं करेगा। बस मैं बताती हुई चल रही हूँ आप लोग कैसे कुछ आइडियाज के थ्रू जो आपने पढ़ाई करी है उसका उपयोग कर नए क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया था फंसाने के लिए। अब वहां पर बैठकर इतने लॉजिक हर जगह हम नहीं सोच सकते, वहां पर प्रेशर भी अपनी जगह होता है, बट स्टिल ट्राई तो हमें करना ही है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए उनको उनकी जो पोजीशन थी उनको फिर नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। तो इस संबंध में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि उनके द्वारा उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वो मान्य होंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी उन्होंने कार्य किए होंगे एक उपराष्ट्रपति की पोजीशन में, क्योंकि अगर उनकी पोजीशन अब नल एंड वॉइड हुई है तो उनके पुराने रेट्रोस्पेक्ट में जाके उनके कार्यों को नल एंड वॉइड नहीं माना जाएगा, उनको मान्य माना जाएगा। अगले में ये वाली तो स्टेटमेंट सब लोगों को पता होगी। फसाना हम लोगों को इस क्वेश्चन में दूसरी वाली स्टेटमेंट में क्या है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। उसी दिन की बात कर दी है उन्होंने, लेकिन जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट है, जब हमें ये पता है कि वो एक वाइस प्रेसिडेंट है और जो काम कर रहे हैं वो सारे मान्य हैं, लेकिन अब शाम को मान लो उनको वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया गया। अब उस दिन की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने सुबह कुछ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया है तो उसको नल एंड वॉइड कर दो। उस टाइम से जब शुरू होगा, जिस समय पर नल एंड वॉइड घोषित किया जाएगा, उसके बाद से उनके द्वारा किए गए जितने भी कार्य होंगे वो मान्य नहीं होंगे। ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा ये वाला पॉइंट कंफ्यूज करने के लिए था, राइट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि उनको नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा। उस दिन की बात नहीं हो रही है, उस टाइम से जिस समय घोषित किया जाएगा उस समय से उनके जो भी कार्य होंगे वो नल एंड वॉइड होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगेन जो ये फर्स्ट पोजीशन होती है, ठीक है, जैसे किसी भी ऑफिस की, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पहले चीफ जस्टिस कौन थे, ठीक है, पहले दलित चीफ जस्टिस कौन थे, ठीक है, पहले इंडिपेंडेंट भारत में बनने वाले चीफ जस्टिस कौन थे, पहले जो कोई कमीशन निर्मित हुआ था, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके कौन चेयरमैन थे, राइट। एंड पहले अगर पूछ लिया गया डिप्टी स्पीकर कौन थे, पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे, राइट। इस तरह की जो पहली वाली चीजें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पूछने को वो सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, कई बार सीक्वेंस पूछ लिया है, लेकिन अगर हम कुछ ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पहले और किसी अगर पोजीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको रख लिया, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाता। ठीक है, तो मीरा कुमार जो थी ये पहली महिला स्पीकर रही है लोकसभा के। देन अगला क्वेश्चन आता है, ये फिर से आ गया शेड्यूल्स पर। अगर हमने रट रखे हैं तो फिर हमें ये क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो 9th शेड्यूल से संबंधित है, ना कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ठीक है, तो बाकी ये सब सही है, ये रटे हुए पॉइंट्स होंगे तो हम इनको आसानी से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला पॉइंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये वाली चीजें जो है ना, अगर आपने पढ़ी है तो पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर इसमें आप कुछ जो तुक्का लगाने वाला, लॉजिक लगाने वाला कुछ नहीं बैठ सकता है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनिशियली परमिट किया था इंग्लिश लैंग्वेज का यूज ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए, तो ये साफ साफ बताया गया है 15 साल के लिए किया गया था, लेकिन बाद में फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया, राइट। तो ये चीज़ों जो एक एक वर्ड के ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो आप इसमें रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि अगर आपको लगेगा याद ही नहीं है, पढ़ाई नहीं है, और अगर आप ABCD करने बैठ गए, ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ करने बैठ गए, तो आपको बहुत ही रेयर चांस है कि वो सही हो, अक्सर यही होता है कि गलत होता है।
इसीलिए नेगेटिव मार्किंग टफ हो जाती है। देन आगे एजर्शन और रीजन के बहुत सारे क्वेश्चन थे इस बार। क्वेश्चन है प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, बिल्कुल सही बात है। दूसरी में कहा गया है संसद के जो दोनों सदन है इनके द्वारा जो पारित विधेयक है वो राष्ट्रपति की जब सहमति मिल जाती है उसको तभी वो एक एक्ट यानी कि कानून बनता है, ठीक है, उसके बिना कानून नहीं बन सकता। ठीक है, अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमें थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं कि इसका ये रीजन है भी या नहीं है। तो कुछ स्टेटमेंट्स में तो कंफ्यूजन रहता है और उसके लिए हमको आयोग के जो आंसर की है उसी पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से सोचेंगे तो शायद आपको लगे इसका रीजन ये कैसे हो सकता है, ये रीजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यही रीजन है और ये एक्सप्लेनेशन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शंस को भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि पहले में नॉट करेक्ट दिया हुआ है, दूसरे में करेक्ट दिया है। इस बार क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी ऊपर नीचे किए कि अगर हम ब्लाइंडली जल्दी से सोच रहे हैं कि नहीं ये वाला ए में ही होता है तो हम गलत कर आ जाएंगे। देन अब यूनियन फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन आता है। अगर आपको कुछ नहीं पता है लेकिन आपको ये पता है फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल में, ये तो मतलब मिनिमम पता ही होगा अगर आपने सही में पढ़ाई करी है, राइट। स्टेटमेंट्स देखते हैं। अब दो स्टेटमेंट्स में कंफ्यूजन कैसे होता है। पहला स्टेटमेंट है फाइनेंस कमीशन हैज अ चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स। हम लोग कई बार मेंबर्स को ध्यान नहीं रखते हैं कि कहाँ पर कितने मेंबर्स होंगे, ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 6 मेंबर्स नहीं 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको मेंबर्स पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। अगला जो स्टेटमेंट है इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द नीति आयोग। अब फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कब से निर्मित है, नीति आयोग 2015 में बना है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर, तो अब नीति आयोग को तो ये नहीं सबमिट करेगा जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं, राइट। तो इसीलिए दूसरा वाला तो हमें पक्का पता है गलत होगा, पहले वाले में कंफ्यूज हो सकते हैं अगर मेंबर्स ना पता। तो इसका ऑप्शन कुल मिलाकर डी होगा। यहाँ पर भी अगेन लॉजिक काम नहीं करेगा, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पीसीएस के पेपर में रटना बहुत पड़ेगा आपको, जितना ज्यादा आप रटेंगे, जितने बार उसको रिवाइज करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में कम कंफ्यूजन होगा और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज कंफ्यूज ही हो जाएंगे, एंड में अगर 2 ऑप्शंस में लगेगा यार ये सही होगा या ये सही होगा। इसीलिए रिवाइज करते रहिए चीजों को ताकि एकदम पक्की हो जाए। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये शक्ति प्रदत्त है कि वे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा, उत्प्रेषण, जो ये सारे रिट्स हैं, इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट तो कर ही सकती है, हम सबको पता है, सही हो गया स्टेटमेंट। अब संसद को ये अधिकार है कि वो कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर कर सकता है किसी कोर्ट को एक्सरसाइज करने के लिए अपने ज्यूरिसडिक्शन में। ये वाली जो पावर है वो कोई भी छोटा कोर्ट है उसको ये पावर दे सकता है, कौन, पार्लियामेंट, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपने ऊपर ऊपर पढ़ाई करी होगी तो ये पॉइंट आप नहीं समझ पाएंगे। दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल पर क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट आ जाता है अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्य हो। फिर कहा गया है ही कैन बी रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब आपको अगर याद हो कि इनको रखा ही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि उनके प्लेजर के टाइम पीरियड तक रखा जाता है, प्लेजर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर उनको अब हटाने के लिए क्या ही प्रोसीजर यूज होगा। तो ये जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित। पहले में कहा गया है लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस राज्य की विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है ये 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते। और दूसरे में कहा गया है कि विधान परिषद में कम से कम 40 मेंबर्स होने चाहिए। ये सब अगेन फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक सबसे आसान प्रश्नों में से एक है। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीट्स और 80 लोकसभा सीट्स, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हो जाएंगे। देन अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि हम जनरली इसको
नहीं पढ़ते हैं या इग्नोर कर देते हैं। मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन तो अभी तक पूछे नहीं गए इतने, तो शायद ये भी ना पूछा जाए। बात की गई है संसद के सचिवालय के संबंध में। ठीक है, कहा गया है संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। कॉमन पोस्ट जो है वो एक क्रिएट की जा सकती है फॉर द सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये एक ऐसा पॉइंट है कि हाँ, कॉमन पोस्ट तो करी जा सकती है। ये तो ऑप्शन हमेशा ही रहता है कि दोनों के लिए कोई कॉमन पोस्ट का सृजन कर दिया जाए, तो ये हम एक इसमें रिस्क ले सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक ठीक लग रही है। उसके बाद आ रहा है संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। अब अगर संसद नहीं करेगी तो हमें ये लग सकता है ऐसा तो नहीं केवल लोकसभा स्पीकर के पास पावर हो, संसद के पास ना हो। ये पॉइंट्स हमको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें नो डाउट कंफ्यूजन हो सकता है, बट स्टिल इसमें थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अदरवाइज सारे पेपर में ऐसा नहीं हो कि आपको 135 क्वेश्चन एकदम बिना रिस्क के आपने सही कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप रिस्क लेकर दोनों को सही कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी संभावना लग रही है कि ये पॉसिबल है। राइट, तो ये वाला हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा गया था। ये पेपर में नॉट ट्रू मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि नॉट ट्रू पूछा गया अभी जब मैं देख रही थी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी लिखा है नॉट ट्रू, इनकरेक्ट, इन जैसे शब्दों को हम अंडरलाइन कर लें, तो हमें एकदम गलती होने के कोई भी चांसेस नहीं है। कई बार तो वो लोग नॉट जैसे शब्दों को हाईलाइट करते थे, लेकिन इस बार नहीं किया था, तो ध्यान रखिएगा। तो जो ट्रू नहीं है उसमें क्या क्या स्टेटमेंट है, पहले तो सारी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इसके जो कार्य है, शक्तियां हैं, ये ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जैसा स्टेट लेवल पर करता है। इनकी शक्तियों का जो निर्धारण है ये केंद्रीय सरकार द्वारा होता है। अब आप खुद ही सोचिए, जब ग्राम सभा जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के का भाग है, पंचायती राज का भाग है, राइट, और वो स्टेट लेवल के अंतर्गत आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या रोल होगा, वो क्यों डिफाइन करेंगे। हर स्टेट को अपने पास पावर है कि वो अपने यहाँ लागू करे। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने आप हम लॉजिकली सोचे, अगर हमने पंचायती राज के बारे में पढ़ा है, ग्राम सभा हमने वहां पर पढ़ी है, तो ये वाला पॉइंट हमारा सही से निकल आएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये गलत है। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि गलत ही पढ़े हम, कि पूछा क्या गया है कि गलत, राइट। ऐसा ना हो हम करेक्ट पढ़ ले और हम फिर ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए चीज। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स। ग्राम सभा में तो सभी लोग आते हैं जो लोग रजिस्टर्ड हैं 18 साल के ऊपर। ठीक है, तो बस ये वाला पॉइंट अगर आपने ध्यान दिया है तो ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। आगे देखते हैं। अगेन एक आसान सा प्रश्न आ गया है कि जो पंचायत में इलेक्शन होते हैं कौन कंडक्ट करवाता है, ये सबको पता होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। अब अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी से संबंधित यहाँ पर फिर से एक ट्रिकी क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहला पॉइंट हमको यहाँ पर पता है कि इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की थी, त्रिस्तरीय की बात की थी बलवंत राय मेहता ने। इन्होंने कहा था इसको रिप्लेस कर द्विस्तरीय, लेकिन अब इन्होंने ये बोल दिया है पहले दूसरे सेंटेंस में कि एक ब्लॉक जो है ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमें कंफ्यूज कर सकता है और हमारे आंसर को गलत कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक नहीं डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। इनके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट जो है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, राइट। तो जो इन लोगों के रिकमेंडेशंस हैं, ये कमिटीज हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रही है, इनका सीक्वेंस वगैरह कई बार रिपीट हुआ है, तो इनका थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा इन लोग के कौन कौन से रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि जज होते हैं, ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो उनको अपॉइंट करता है, ठीक है, वही उन्हीं को त्यागपत्र देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है इनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, उन्हीं को ये त्यागपत्र अपना दे देंगे। ठीक है, तो ये भी अगर आपको नहीं पता है लेकिन आपको ये अपॉइंटमेंट वाली बात पता है कि ऑलमोस्ट सारे केसेस में ऐसा होता है, तो इसको आप कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला ना 1 to 51 तक तो आर्टिकल्स रटे ही होने चाहिए, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी सब आ जाएगा। तो ये आर्टिकल 20 अगर आपको रटा है तो आपको पता है उसमें प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जियोपार्डी क्लॉज और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर की बात उसमें नहीं की गई है, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अब फिर से अगर आपको रटे हैं तो आपको पता होगा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों जो बात कर रही है वो पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रहे हैं, दोनों में ही ये क्लॉज है। ठीक है, इसलिए ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे आप ऑप्शंस पढ़ेंगे वहां पर बैठे कर
तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा अरे ये भी है ये भी है। लेकिन अगर आपने सही से रट रखा होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप जब पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे या आप घर में भी करते हैं, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तब आप जब ऐसे फैक्चुअल वाले क्वेश्चंस आप करें और आप कंफ्यूज हो जाएं, डीपीएसपी नहीं याद आ रहा, फंडामेंटल राइट्स नहीं याद आ रहा, कुछ भी ऐसा है, तो ये समझ लीजिए कि आपके रटने में कुछ कमी रह गई। अभी आपको और रगड़ना है और ज्यादा रटना है उसको, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीजें सारी रटने वाली ही है। देन आगे बढ़ते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज कर सकता है। जॉइंट सिटिंग की बात की गई है और जॉइंट सिटिंग का जो आर्टिकल है वो है हमारा, इधर हिंदी वालों में तो दिया ही नहीं था इन्होंने आर्टिकल, वो है 108, इन्होंने 109 दे दिया है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है। दूसरे में कहा गया है जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करते हैं, स्पीकर, तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे एंशियंट इंडिया और मेडिवल इंडिया वाला जो पार्ट आता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है काफी रैंडम पूछ लेते हैं कई बार। इस पेपर में भी आप देखेंगे कि रैंडमनेस काफी दिखेगी आप। जनरली ये लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो किसका पूछते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट का। लेकिन अभी इन्होंने ये पुरानी एंशियंट टाइम की जो टाइम पीरियड है उसकी जो डायनेस्टीज रही हैं उनका ये पूछा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लेकिन पॉइंट ये है कि ये अगर आपने थोड़ा बहुत मोटा मोटा भी एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ रखा है और आपको डायनेस्टीज का ऑर्डर पता है तो ये प्रश्न आपके लिए आसान होगा। सबसे पहले ग्रीक्स, सक्स और कुशान, यही इसका करेक्ट सीक्वेंस है। देन अब देखिए कंफ्यूज करने की पराकाष्ठा इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। मिलिंद पन्हो जो है ये एक डायलॉग है किंग मिलिंद और बुद्धिस्ट सेंट। अब बुद्धिस्ट सेंट नागार्जुन, नागभट्ट और नागसेन, मतलब अगर इंसान ने बिल्कुल नागसेन को एकदम ध्यान ना रखा हो तो वो वहां एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा। नागभट्ट और नागार्जुन तो नहीं, राइट। तो ये वाला जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ना, वही हमारे आधे क्वेश्चन गलत करवा देता है। तो इसीलिए जब रटिए तो एकदम शिद्दत से रटिए, नागसेन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चरक संहिता में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, ये क्वेश्चन अगर जैसे नहीं आता है तो उसको स्किप कर दीजिए, इसमें रिस्क नहीं लेना है क्योंकि इसमें आप कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते। अगला क्वेश्चन आता है भागदुगा, जो वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर थे, भागदुगा ये कौन थे। अब अगर आपने पढ़ा हो तो भाग जो था वो एक प्रकार का कर होता था, टैक्स, ठीक है। तो अब टैक्स से संबंधित यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहेंगे कौन सा ऑफिसर हो सकता है, समाज जैसे ये ऑफिसर्स वगैरह है ना, तो इनको हिंदी में पढ़िए, जरूरी नहीं आप इंग्लिश मीडियम के, तो आप इंग्लिश मीडियम में ही पढ़िए, आप हिंदी में पढ़िए, चीजें काफी आसान हो जाती है कई बार। अब भागदुग जो हमने देखा और हम रिकॉल कर पा रहे हैं कि ये कुछ टैक्सेशन से संबंधित है, तो समाचार पहुंचाने वाले तो नहीं होंगे, जंगलों का प्रधान अधिकारी भी नहीं लग रहे हैं, जुआ विभाग के भी नहीं होंगे, राजस्व कर जमा करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा लॉजिक फिट हो गया। तो अगर हमें भागदौड़ नहीं भी पता है तो वो टैक्सेशन वाले से हमने थोड़ा याद कर कर रेवेन्यू कलेक्टर कर दिया और हमारा ये सही भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, अब ये हमको शायद इतनी ना याद हो, लेकिन हमें एक चीज याद होगी, डिडवाना जो लेक पढ़ा है हमने ये राजस्थान में, तो एक हमारा जो है वो मैच हो जाएगा। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखकर हम डर जाते हैं, अरे बाप रे इतना टफ दे दिया है तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन तब भी डरिए मत, उसको पढ़िए जरूर। हो सकता है आप जब उसको देखने बैठे तो कुछ इजी ट्रिक आपको पता चल जाए, कुछ आपको याद हो जाए, याद आ जाए, कुछ स्ट्राइक करता है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को देखकर हमको डरना नहीं है, हमको उसको पूरा पढ़ना है, स्किप कुछ भी नहीं करना है, राइट। अब लेकिन कई बार क्या होता है, एक ही ऑप्शन से हमारा टिक हो जाता है, जैसे C1, लेकिन यहाँ पर हमारा टिक नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारे C1 से ये तो नहीं टिक हो रहा है, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि D का 2 ही होगा। मतलब गुडियम केव जो है ये तमिलनाडु में, अगर हमको नेवासा और इस्लामपुर में कुछ पता हो तो हम यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, अगर कुछ भी आइडिया ना हो तो फिर ये रिस्क लेने वाला खेल नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फिलहाल जो आंसर है वो है नेवासा, महाराष्ट्र में, ठीक है, A का 3, तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये इजी क्वेश्चन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट तो पढ़ा ही होगा ना उसका। तो ईस्टर्न बाउंड्री पूछी गई है आलमगीरपुर, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा पुराण से संबंधित। अगेन ये भी क्वेश्चन रिपीटेटिव है और ऐसा नहीं है कि एंशिएंट इंडिया का बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। पहले में कहा गया है जो मौर्य डायनेस्टी है ये विष्णु पुराण में इससे संबंधित उल्लेख है और गुप्ता डायनेस्टी का वायु पुराण से, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब ये स्कूल ऑफ थॉट तो हमें रटना ही है, ये सब अगर हम मोटी मोटी एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं ना तब भी ये सारी चीजें कवर्ड है, उसमें ऐसा नहीं है कि ये कवर्ड नहीं होगा।
तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखिए करेक्टली मैच पूछा गया, तो न्याय गौतम से संबंधित है, ये हमें रटा होगा तो इसको हम आसानी से टिक कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कैप्टन हॉकिंस वाला जो क्वेश्चन है ये अपने आप में थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी था और ये क्वेश्चन हमको कंफ्यूज भी कर सकता है कि वेरी वेल वर्स्ड इन्होंने ऐसे दे दिया। तो अब ये बात सही भी है नहीं सही है क्या होगी, लेकिन कुल मिलाकर आयोग ने इसके दोनों ही स्टेटमेंट्स को गलत माना था। ठीक है, तो इसमें अक्सर बच्चों ने अधिकतर सी लगाया है, सॉरी बी लगाया होगा कि ये वाला वेरी वेल वर्ड्स दिया है तो हो गई, टर्किश लैंग्वेज तो शायद जानते ही हो, लेकिन यहाँ पर आयोग ने डी को करेक्ट माना है। 32वें क्वेश्चन पे आते हैं, खरीदार। हिंदी में ऐसे क्वेश्चन अगेन हिंदी में देखिए तो इजी रहता है। खरीदार कौन थे? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। जैसे फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, शाही महल का प्रधान संरक्षक, परगना का जो प्रमुख होता है वो, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण हो, राइट। तो अगर ऐसे में आप समझ पा रहे हैं, आपको पता है खरीदार का संबंध फरमानों को भेजने वाले अधिकारी से हो सकता है, तब तो रिस्क लीजिए, अदरवाइज अगेन इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस में कुछ ना समझ में आए उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिस क्वेश्चन में कुछ समझ में आ रहा हो और 2 ऑप्शन में हो रहा हो तो उसमें रिस्क लीजिए। ठीक है, जिसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें तो ऑप्शन सही होने के केवल 25% ही चांस है, लेकिन जिसमें कुछ समझ में आ रहा हो तो उसमें 50% चांस हो जाते हैं। तो 50% वाला रिस्क लेना है, 25% वाला नहीं लेना है, राइट। अगेन अब ये वाला जो एक एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन था, ये भी इन्होंने ऐसा दिया था जिसको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी टफ था। अभी तक क्या करते थे, बुक देते थे और पूछते थे उसके ऑथर्स, उसके राइटर्स। यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया है कॉन्टेक्स्ट क्या है, बुक कौन सी बुक में किसके बारे में कहा गया है, राइट। तो कुछ लोगों को शायद इसका पता हो, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इसके आंसर्स नहीं पता होंगे। तो इसमें फिर से आप कोई भी आइडिया, कोई भी लॉजिक फिट नहीं कर सकते। ठीक है, और ऑप्शंस भी इतने इजी नहीं दिए हुए हैं कि अगर आपको एक पता हो तो आपका निकल आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है रियाज उल इंशा जो है ये हमारा कलेक्शन है महमूद गावा के लेटर्स का, तो अब इसमें डी में 3 है, अब आप किसको टिक करेंगे? अगर एक ही डी में 3 होता तो हमारा ऑप्शन टिक भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने कंफ्यूज कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस को मैं यही कहूंगी कि अगर पता है 1-2 ऑप्शंस निकल रहा है तो ठीक है, वर्ड ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन में आप कोई लॉजिक कुछ नहीं लगा सकते, बस आगे बढ़ना है आपको, राइट। फिलहाल यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फिर से अब नॉट करेक्टली मैच दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को देखकर शायद स्टार्टिंग में थोड़ा सा सोचें, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है फिर भी। हमीदा बानो बेगम, ये वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी लिखी हुई है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी की तो वाइफ नहीं थी, ये तो सबको पता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये वाला हमारा मेडिवल हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है ये आसान है, ठीक है। पेशवा की बात की गई है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कोई भी अगर आप डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, पहली बात तो डायनेस्टीज का एक सीक्वेंस होना चाहिए, उसके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, ठीक है, उनका सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है, तो उनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। एक जो आपके नोट्स की कॉपी हो उसमें ये सीक्वेंस के एक चार्ट बना लीजिए ताकि ये चीजें भूले ना और कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पेशवास का हो गया करेक्ट सीक्वेंस, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, उसके बाद माधव राव और फिर आते हैं नारायण राव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या कहा गया है, वो कौन से कश्मीर के शासक थे जिन्होंने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो ये एक अच्छा काम है हिंदुओं के लिए कि नहीं? तो अगर आपने कश्मीर के एक अच्छे शासक को के बारे में सुना है जिनको ये भी कहा जाता है कश्मीर का अकबर, तो अगर आपने पर्टिकुलरली ये नहीं भी पढ़ा है कि वो उन्होंने जजिया और काउ स्लॉटर को समाप्त किया, तब भी आप जैनुल अबादीन के नाम के आगे टिक लगा सकते हैं। ये हमारा एक वाइल्ड गेस होगा और वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है उनको अकबर कहा गया कश्मीर का और उन्होंने हिंदुओं के प्रति सहिष्णु नीतियों का पालन किया, तो ये पॉइंट उनके संबंध में हो सकता है, राइट। देन आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक सिकंदर शाह लिखा हुआ है, जो सिकंदर शाह थे इनके पिताजी थे। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में, किस ईयर के मुझे नहीं एग्जैक्टली याद है, उन्होंने पूछा था एक ऐसे शासक का नाम बताइए, ऐसे रूलर का नाम बताइए जो अपनी पॉलिसीज में हिंदुओं के प्रति उतना सहिष्णु ना हो, और औरंगजेब का नाम मत बताइएगा। तो मुझे इनका ही नाम स्ट्राइक किया, मैंने इनका नाम बताया, लेकिन वो अपने आगे माने ही नहीं, उन्होंने बोला नहीं सिकंदर शाह नहीं थे, मतलब। तो ऐसा भी आपको फेस करना पड़ सकता है कि जो इंटरव्यू ले रहा हो उसको कोई पॉइंट ना याद आ रहा हो, और लेकिन वो अपने आगे
मानने को ना तैयार हो, तो आपको कह देना है हाँ ठीक है, शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आपको उनके आगे डटे नहीं रहना है, भले ही आप जितने भी श्योर हो। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, अब एक और क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है कि फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया गया, ये किसने किया? ठीक है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था। इसमें फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर अजीजुद्दीन खान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टप्पा स्टाइल म्यूजिक की बात की गई है, संगीत की टप्पा शैली की बात की गई है, किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? अकबर के समय में म्यूजिक थोड़ी बहुत थी, जहांगीर तो पोर्ट्रेट्स में सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया, शाहजहां ने आर्किटेक्चर पर, फिर मोहम्मद शाह के अगर बारे में याद करेंगे तो मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था, रंगीला उपाधि दी गई थी, ये सारी चीजों को बहुत एंजॉय करते थे। तो यहाँ पर एक वाइल्ड गेस ये हो सकता है हमारा, टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक जो है सबसे ज्यादा मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर विकसित हुई। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक वर्क कर जाएगा हमारा। देन पोएटिस और कॉम्पोजिशंस, अगेन ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन था, इसका आंसर सी होगा, इसमें कुछ लॉजिक नहीं बैठेगा। 40वां क्वेश्चन जो है इसमें क्या बात कर रहे हैं, प्लेस ऑफ द रिवोल्ट एंड स्टार्ट ऑफ द रिवेलियन कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो 1857 का रिवोल्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेट्स के साथ यूपी पीसीएस का अलग लगाव है, चाहे वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, कोई भी चीज रट रहे हैं तो डेट्स के साथ लग कीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 1857 में झांसी 11 मई वाला जो है ये करेक्टली मैच नहीं है। ये लगभग 5 जून के पास में झांसी तक पहुंचा था ये रिवोल्ट। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1918 में यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा जो है इसको फॉर्म किया गया था किस लीडर के द्वारा? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंद्र नारायण द्विवेदी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था, कौन सा संगठन जिम्मेदार था? ठीक है, तो ये संगठन जो है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम पढ़े ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन, लेबर एसोसिएशन तो पहली बात तो मजदूरों की बात हो रही है, तो ये वाला तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, पेट्रियोटिक संघ का हो सकता है कि इन लोगों ने बनाया हो। देन पॉइंट ये आता है कि इस समय पर जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, उस समय पर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस बचेंगे नीचे वाले। ठीक है, तो इस समय अब हमारे पास जब 2 ऑप्शंस बचे कि अच्छा ये दोनों, तो इसमें हम रिस्क ले सकते हैं, और इसमें फिर अगर हमको नहीं भी पता है तो भी हम क्या कह सकते हैं कि हाँ अनुशीलन समिति हमारा हो सकता है, क्योंकि 50-50% का चांसेस है और थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1912 में जब ये हुआ था उस समय पर थोड़े से ये वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस थे ये प्रेवलेंस में थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहा गया है? किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो ये की गई थी 1919 के एक्ट के द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। और तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बेसिकली था क्या, जो भी प्रिंसली स्टेट थे उनके जो राजा थे उनके साथ एक बातचीत करने का, वाइसरॉय जिसको हेड करेंगे, एक फोरम प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक अगेन लगाया जा सकता है कि अंग्रेज इतने अच्छे तो थे नहीं कि जैसे स्टार्टिंग में ही कर दें। 1853 तक तो वो अपना जो साम्राज्य था उसको बढ़ाते ही जा रहे थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इतना भाव नहीं दे रहे थे कि तुम यहाँ पर तुम रह सको, उनको अपने ही अंदर करने का प्रयास कर रहे थे। ये वाला भी नहीं होगा, 1793 भी नहीं होगा। अगेन 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है अगर हमको थोड़ा सा आइडिया हो तो। फिर क्वेश्चन आता है ईवी रामास्वामी नायकर का। ये जो थे, कहा गया है कि इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, फिर कहा गया है 1925 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अब इनका हम सेल्फ जो आत्मसम्मान मूवमेंट था उसके बारे में तो पढ़ते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, लेकिन ये वाले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शायद हम कंफ्यूज है, इन्होंने किया था कि नहीं किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, लेकिन रिस्क लिया जा सकता है कि ईवी रामास्वामी नायकर थे, तो हो सकता है ये गांधी जी से थोड़े से मिले हो। ठीक है, हो सकता है इन्होंने पार्टिसिपेट किया हो, राइट। लेकिन अब इसमें ये कांग्रेस में ये पार्टिसिपेट इन्होंने कभी किया या नहीं किया, तो अगेन इसमें लॉजिक उतना वहां पर बैठ नहीं पाएगा, चाहे अभी मैं जैसा भी समझा दूं, लेकिन वहां पर एग्जाम हॉल में बैठ के लॉजिक नहीं बैठ पाएगा। बस यही है कि अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, वहां पर पहुंचाने अपने 135 140 तक की नहीं हो पा रहे तो पहुंचा दें, तो ऐसे क्वेश्चन में आप
फिर भगवान का नाम लेकर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज में लॉजिक भी नहीं फिट कर सकते। कैसे फिट करेंगे जब पढ़ाई नहीं है रामास्वामी के बारे में ऐसा, तो क्या लॉजिक लगाएंगे, वहां पर इतना स्ट्राइक भी नहीं करेगा, राइट। तो इसीलिए मैं इसके लिए कुछ लॉजिक बता भी नहीं रही। अगेन ये इजी प्रश्न आता है, इसमें क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज थी इसके हिस्से के रूप में गठित जो महिला रेजिमेंट थी, इसका रानी झांसी रेजिमेंट नाम रखा था एक का, तो ये सबको पता होगा। 1857 से एक और क्वेश्चन आ गया, सारे लीडर्स हमको रटे होने चाहिए, कौन कहाँ के हैं, ठीक है। तो खान बहादुर खान थे बरेली के, यही पूछा गया था। देन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस बार इन्होंने थोड़ा घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? घुमा इसलिए दिया कि इन्होंने पूछा लास्ट कौन सा था, लेकिन जो इवेंट्स थे वो काफी आसान है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोपला रिवोल्ट जो है वो इसमें आखिरी था, ठीक है। चलिए, इसका जो सीक्वेंस होगा, कौन सी घटना कब घटित हुई, इस सीक्वेंस को आप लोग आंसर कर सकते हैं कमेंट में, कोशिश कीजिएगा, आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना पता हो आपको। आगे क्वेश्चन आता है, अब कौन एसोसिएटेड नहीं थी क्विट इंडिया मूवमेंट से, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। अब आपको लगेगा इन लोगों के तो नाम ही नहीं सुने, तो सारे ऑप्शंस पढ़िए, शायद कुछ स्ट्राइक कर जाए। अरुणा आसफ अली तो थी, ठीक है, इन लोगों के आपने नाम नहीं सुने, लेकिन शांति घोष जो थी वो तो रिवोल्यूशनरी थी, और उनके बारे में आपने कब पढ़ा था? इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने वहां के जो डीएम थे उनको गोली मार दी थी, नॉट इन लोगों ने, शांति घोष ने, और इनकी साथ थी इनकी सहयोगी सुनीति चौधरी ने, ठीक है। ये रिवोल्यूशनरीज थी उस समय पर बंगाल में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट जब बाद में होता है तो उससे ये संबंधित नहीं होंगी, इसीलिए हमारा, अगर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे तो इस आंसर को हम टिक कर लेंगे। देन अगला क्वेश्चन आता है, ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स जो हमें रटी होनी चाहिए, मैप बनाकर इसको रट लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हर बार अलग अलग आते हैं। तो ये मंजरी जो है ये गोदावरी की है, हेमवती कावेरी की है, मलप्रभा कृष्णा की है, प्राणहिता जो है ये भी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये कई बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलती हैं वो कौन सी जगह है? वो है देवप्रयाग। A+B = D, ये याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो हमने ये 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक या कमेंट हो तो वो भी दे सकते हैं आप मुझसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।